चिंतामणि चिंतित क्यों है? सुप्रभात नन्हे चूजों, तुम क्या कर रही हो? सुप्रभात मीनू, हम समूह बनाकर उड़ना उड़ना खेल रही हैं। क्या तुम हमारा खेल देखना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह देखो, चीनू और बस भी आ रहे हैं। मीनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उधर माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। चीनू, यह देखो, ये नन्हे चूजे समूह बनाकर उड़ना उड़ना खेल रहे हैं। देखो, इनके पास कितना खास खेल है। आओ, हम भी इनका खेल देखें। ओ मीनू, ये चूजे तो समूह में उड़ ही नहीं रहे। ये सब तो अलग अलग उड़ रहे हैं। यह देखो। बस एक एक चूजे का भी तो समूह हो सकता है। अब उतने ही समूह हैं जितने ये चूजे हैं। अब तुम गिन कर बताओ ये कितने चूजे हैं? ठीक है चीनू, मैं इन्हें गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 18 चूजे हैं। चीनू, इस प्रकार एक चूजे का एक समूह है, तो यहाँ चूजों के कुल 18 समूह हो गए। दोस्तों, यदि ये 18 चूजे एक साथ मिलकर उड़े तो बताओ कितने समूह में उड़ेंगे? मुझे नहीं पता चल रहा है, कृपया आप मेरी मदद करो। बस, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? 18 चूजे एक साथ उड़ने का मतलब है कि एक समूह उड़ रहा है। यह देखो, अब 18 चूजों का एक समूह उड़ रहा है। मीनू, ये चूजे तो केवल 1 और 18 के समूह में ही उड़ उड़ कर खेल रहे हैं। ये किसी अलग तरीके के समूह में क्यों नहीं उड़ रहे हैं? तुम ठीक कह रहे हो। आओ, इस नन्हे चूजे से पूछें। नन्हे चूजे, तुम कोई अलग तरह का समूह बनाकर क्यों नहीं खेल रहे हो? ओ मीनू, हम खेलना तो चाहते हैं, पर हमें डर है कि किसी अलग तरह के समूह बनाने से हमारा कोई भी साथी चूजा शेष न छूट जाए, क्योंकि हम सभी खेलना चाहते हैं। लेकिन नन्हे चूजों, तुम किसी भी चूजे को छोड़े बिना भी अलग अलग समूह बनाकर खेल सकते हो। वह कैसे मीनू? यदि नन्हे चूजे 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 का समूह बनाए तो कोई भी चूजा अकेला बिना समूह के नहीं बचेगा। मीनू, तुम यह कैसे कह सकती हो कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का समूह बनाने से कोई भी चूजा शेष नहीं छूटेगा? बस, तुम शायद भूल गए हो कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 संख्या 18 की गुणनखंड है और संख्या 18 इन सभी का गुणज है। ओ मीनू, मैं तो सचमुच ही भूल गया। क्या तुम मुझे फिर से बता सकती हो कि संख्या 18 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का गुणज किस प्रकार है? सुनो बस,
18 को यदि हम 1, 2, 3, 6, 9 या 18 से भाग करें तो यह पूरा पूरा भाग हो जाता है। इसका मतलब 18 इन सभी का गुणज है और ये सभी संख्याएं 1, 2, 3, 6, 9 और 18 संख्या 18 के गुणनखंड है। मीनू, तो क्या हम 1, 2, 3, 6, 9 और 18 की अलग अलग समूह बनाकर भी उड़ना खेल सकते हैं? हाँ नन्हे चूजे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इस प्रकार तुम्हारा कोई भी साथी बिना समूह के अकेला नहीं रहेगा। धन्यवाद मीनू। अब हम और भी मजे से उड़ना खेलेंगे। ओ मीनू, हमें यहाँ और अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। हमें माँ के पास चलना चाहिए। माँ हमारा बहुत देर से इंतजार कर रही है। हाँ चीनू, आओ माँ के पास चलें। माँ, आप क्या कर रही हैं? ओ चीनू और मीनू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुनो, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और मेरे पास काम ज्यादा है। क्या तुम काम में मेरी मदद करोगे? हाँ माँ, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। पहले आप यह तो बताएं, हमें करना क्या होगा? यह देखो, तुम्हारी दादी माँ मेहमानों के लिए बाजार से कुछ रसगुल्ले और बर्फियाँ लाई हैं। तुम इनमें से रसगुल्ले को कटोरियों में तथा बर्फियों को प्लेटों में डाल दो। ध्यान रहे, प्रत्येक प्लेट और कटोरी में मिठाइयों की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए और एक प्लेट या कटोरी में अधिक से अधिक मिठाइयाँ डालो ताकि कम बर्तनों में ही काम चल जाए। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। आओ मीनू, देखें कितनी रसगुल्ले और कितनी बर्फियां हैं। यह देखो चीनू, इस डब्बे में 18 रसगुल्ले हैं। मैं इन्हें कटोरियों में रखूंगी। और इस डिब्बे में 12 बर्फियां हैं। मैं इन्हें प्लेटों में रखूंगा। चीनू, इन 12 बर्फियों को तुम कितने अलग अलग समूह में बना सकते हो? बस यह मेरा काम है। मैं बिना किसी बर्फी को छोड़े इन 12 बर्फियों से अलग अलग प्रकार के समूह बना सकता हूँ। ये अलग अलग समूह 12 के गुणनखंड होंगे। 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। मैं इन बर्फियों को 1, 2, 3, 4, 6 या 12 के समूह में रख सकता हूँ। लेकिन चीनू, हमें रसगुल्ले और बर्फियों की संख्या बराबर बराबर रखनी है। इसलिए अब मैं इन 18 रसगुल्लों से अलग अलग समूह इस प्रकार बनाऊंगी कि कोई भी रसगुल्ला शेष न रहे। इसका मतलब तुम भी 18 के गुणनखंड करके ही पता लगाओगी। हाँ, बस 18 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। मैं इन रसगुल्लों को
1 2 3 6 9 या 18 के समूह में रख सकती हूँ। मीनू 1, 2, 3 और 6 ही ऐसे गुणनखंड हैं जो संख्या 12 के भी गुणनखंड हैं और संख्या 18 के भी गुणनखंड हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 और 6 संख्या 12 और 18 के साझे गुणनखंड हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बस। 1 2 3 और 6 के समूहों से ही बर्फी और रसगुल्लों की संख्या भी बराबर बराबर आएगी। और क्योंकि हमें अधिक से अधिक रसगुल्ले और बर्फियां अलग-अलग बर्तनों में रखनी है और वह भी बराबर संख्या में, तो 6 ही ऐसा साझा गुणनखंड है जो सबसे बड़ा है। इसका मतलब मुझे प्रत्येक प्लेट में 6-6 बर्फियां रखनी चाहिए और मीनू को प्रत्येक कटोरी में 6-6 रसगुल्ले रखने चाहिए। हाँ चीनू, आओ अब जल्दी से इन्हें रख दें। यह देखो माँ, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया है। शाबाश मेरे बच्चों, अब मेरा एक काम और करो। वह क्या माँ? यह लो 2 रस्सियां। इनमें से एक की लंबाई 4 मीटर है और दूसरी की 6 मीटर। इन रस्सियों के बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। एक बात ध्यान में रखना, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक हो और रस्सियों के पूरे पूरे टुकड़े बन सकें। चीनू, माँ आज इतनी उलझन भरा काम क्यों करवा रही है? बस भिन भिनाना बंद करो। यह कोई उलझन भरा काम नहीं है। यह बहुत ही आसान काम है। हम 4 और 6 के साझे गुणनखंडों का पता लगाकर इस काम को आसान बना सकते हैं। तुम ठीक कहते हो चीनू। आओ इस काम में हम भी माँ की मदद करें। पहले हमें 4 के गुणनखंडों का पता लगाना होगा। 4 के गुणनखंड मैं बताऊंगा। 4 को 1 से या 1 को 4 से गुणा करें तो हमें 4 प्राप्त होता है। यानी संख्या 4, 1 और 4 का गुणज है और 1 तथा 4 इसके गुणनखंड है। मीनू, 2 को 2 से गुणा करने पर भी 4 प्राप्त होता है। यानी संख्या 4 2 का भी गुणज है और 2 इसका गुणनखंड है। इस प्रकार 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। शाबाश बस। अब हमें 6 के गुणनखंडों का पता लगाना होगा। 6 के गुणनखंड मैं बताऊंगा। संख्या 6 1, 2, 3 और 6 का गुणज है। इसलिए संख्या 1, 2, 3 और 6 के गुणनखंड है। अब 4 और 6 की साझे गुणनखंड मैं बताऊंगी। यह देखो, संख्या 1 और 2, 4 और 6 की साझे गुणनखंड है और इनमें से सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 2 है। इस
इसलिए हमें इन दोनों रस्सियों में से 2-2 मीटर के टुकड़े करने होंगे। इस प्रकार प्रत्येक रस्सी के पूरे और अधिक से अधिक लंबे टुकड़े बन जाएंगे। चीनू, आओ अब हम 4 मीटर की रस्सी के 2 टुकड़े और 6 मीटर रस्सी के बराबर 3 टुकड़े करें ताकि हमें 2-2 मीटर के टुकड़े मिल जाएं। हाँ मीनू, आओ हम रस्सी को पकड़े और पापा की इसे काटने में मदद करें। यह लो माँ, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया है। शाबाश मेरे बच्चों, अब दादी माँ के पास जाओ, शायद उन्हें भी तुमसे कोई काम करवाना होगा। ठीक है माँ, आओ मीनू दादी माँ के पास चलें। बस तुम वहाँ रसगुल्लों के पास क्या कर रहे हो? आओ तुम भी हमारे साथ दादी माँ के पास चलो। ओह चीनू, मेरा मन रसगुल्लों का रस पीने का कर रहा है। बस तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रसगुल्ले मेहमानों के लिए हैं। चलो दादी माँ के पास चलें। दादी माँ भी उलझन वाले सवाल पूछेंगी तो मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं थोड़ा सा रसगुल्ले का रस ही पी लूं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। सुप्रभात दादी माँ। सुप्रभात मेरे बच्चों। अरे तुम लोग कहाँ थे? क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? दादी माँ, हम माँ के काम में मदद कर रही थी। दादी माँ, आपसे कहानी सुनना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मन तो खेलने का कर रहा है। चीनू, खेल के साथ साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी चाहिए। दादी माँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। मैं पाठशाला जाता हूँ और मन लगाकर पढ़ता हूँ। पता है दादी माँ, कल हमने विद्यालय में गुणनखंडों के कई खेल खेले थे। अब मैं 100 तक संख्याओं के गुणनखंड आसानी से बता सकता हूँ। अच्छा चीनू, अगर ये बात है तो हम साझे गुणनखंड वाला खेल खेलेंगे। साझे गुणनखंड वाला खेल? यह खेल कैसे खेला जाता है दादी माँ? अभी बताती हूँ। पहले तुम इस कागज को देखो। इसमें मैंने 2 गोले बनाए हैं, एक लाल और एक नीला गोला। दोनों गोलों में पड़ने वाला भाग बैंगनी रंग का है। लाल गोले वाला भाग चीनू का होगा और नीले वाला मीनू का। और दादी माँ, मेरा भाग कौन सा होगा? अरे बस, बीच का बैंगनी भाग तुम्हारा है। हमें क्या करना होगा दादी माँ? मैं चीनू और मीनू को किसी एक संख्या के गुणनखंड बनाने के लिए कहूंगी। ये दोनों अपनी अपनी संख्याओं के गुणनखंड अपने अपने भाग में लिखेंगे और जो साझे गुणनखंड होंगे वे बज़ के भाग में लिखे जाएंगे। इस प्रकार जिसके भाग में ज्यादा गुणनखंड लिखे जाएंगे वह जीत जाएगा। ठीक है दादी माँ, हम खेलने के लिए तैयार हैं। आप हमें वह संख्या बताएं जिसके गुणनखंड हमें बनाने हैं। चीनू, तुम्हारे लिए संख्या है 25 और मीनू के लिए संख्या है 35। दादी माँ,
मैं 25 के गुणनखंड लाल गोले में लिख देता हूँ। 25 के गुणनखंड हैं 1, 5 और 25। दादी माँ, मैं 35 की गुणनखंड नीले गोले में लिख देती हूँ। 35 के गुणनखंड हैं 1, 5, 7, और 35। दादी माँ, 1 और 5 तो दोनों के साझे गुणनखंड हैं, इसलिए इनको मैं इनके भाग से हटाकर अपने साझा गुणनखंड वाले भाग में लिख देता हूँ। बिल्कुल ठीक है बज़। चीनू को 1 अंक और मीनू तथा बज़ को 2-2 अंक प्राप्त हुए। आओ अब मैं तुम्हें दूसरी संख्याएं देती हूँ। अब चीनू के लिए संख्या 40 है और मीनू के लिए संख्या है 60। ठीक है दादी माँ, मैं 40 के गुणनखंड लाल गोले में लिख देता हूँ। संख्या 40 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। अब मैं 60 के गुणनखंड नीले गोले में लिख देती हूँ। संख्या 60 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60।
अरे यहाँ 1, 2, 4, 5, 10 और 20 दोनों के साझे गुणनखंड हैं। इसलिए मैं इनको तुम्हारे हिस्से से हटाकर अपने साझा गुणनखंड वाले हिस्से में लिख देता हूँ। बस दोनों गोलों में आने वाले बैंगनी भाग में तुमने जो गुणनखंड लिखे हैं, उनमें से सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है? दादी माँ, 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 20 है। दादी माँ, मेरे हिसाब से 20 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 40 और 60 दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। शाबाश मीनू, तुमने बिल्कुल सही बताया है। तुम तो सचमुच बहुत समझदार हो। दादी माँ, वह देखो, चिंतामणि चाचा हमारी ओर ही आ रहे हैं। शायद उन्हें फिर से कोई चिंता सता रही है। सुप्रभात दादी माँ। सुप्रभात चिंतामणि। कहो, किस दुविधा में हो? दादी माँ, मैंने एक नया घर बनवाया है। मैं उसके फर्श पर टाइल बिछाना चाहता हूँ। कमरे का आकार 9 फुट गुणा 12 फुट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं। 1 फुट गुणा 1 फुट, 2 फुट गुणा 2 फुट और 3 फुट गुणा 3 फुट। मैं कौन से आकार की टाइल खरीदूं ताकि बिना काटे उन्हें बिछा सकूं? चाचा जी, आपकी चिंता का समाधान तो मेरे पास है। मैं बताता हूँ। हमें 9 और 12 के साझे गुणनखंडों का पता लगाना होगा। 9 के गुणनखंड होते हैं 1, 3 और 9। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 9 और 12 के साझे गुणनखंड हैं 1 और 3। आप 1 फुट गुना 1 फुट या 3 फुट गुना 3 फुट के आकार की टाइलें खरीद सकते हैं। इस आकार की टाइलें लेंगे तो इन्हें काटने की जरूरत भी नहीं होगी। 1 फुट गुणा 1 फुट के आकार की टाइलों को लगाने में समय अधिक लगेगा। मैं 3 फुट गुणा 3 फुट के आकार की टाइलें ही खरीदूंगा। शाबाश चीनू, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। वह देखो चिंतामणि, तुम्हारा राजमिस्त्री भी यहीं आ रहा है। शुभ प्रभात दादी माँ। सुप्रभात राजमिस्त्री। आज तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? दादी माँ, मैं उदास इसलिए हूँ कि चिंतामणि ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा? मैंने क्या धोखा किया है? दादी माँ, मैंने इनके घर के गलियारे पर टाइलें लगाई हैं। उन्होंने मुझे 10 रुपए प्रति फुट लंबाई के हिसाब से पैसे देने तय किए थे।
उन्होंने बताया कि रास्ता 25 फुट लंबा है और 250 रुपए देकर मेरा हिसाब चुकता कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि रास्ते की लंबाई 25 फुट से 5-7 फुट ज्यादा है। राजमिस्त्री, तुम रास्ते की लंबाई फीते से नाप क्यों नहीं लेते? इसी बात का तो रोना है दादी माँ कि मेरे पास इस समय फीता भी नहीं है। कोई बात नहीं राज चाचा जी, आपकी परेशानी का समाधान भी हमारे पास है। आप यह बताइए कि आपने कौन से आकार की टाइलें रास्ते में लगाई हैं? मैंने पहली पंक्ति में 2 फुट की टाइलें, दूसरी पंक्ति में 3 फुट की टाइलें और तीसरी पंक्ति में 5 फुट की टाइलें लगाई हैं और किसी भी टाइल को काटा नहीं है। मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। मैं पहले पता लगाता हूँ कि रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। सोच लिया। इस रास्ते की लंबाई कम से कम 30 फुट होगी। इस प्रकार आपको 30 गुणा 10 बराबर 300 रुपए मिलने चाहिए। चाचा जी ने आपको 50 रुपए कम दिए हैं। चीनू, तुम ये कैसे कह सकते हो कि रास्ते की लंबाई कम से कम 30 फुट है? चाचा जी, रास्ते में 2 फुट, 3 फुट और 5 फुट की पूरी टाइलें अलग अलग पंक्तियों में लगी हैं। अतः रास्ते की कम से कम लंबाई वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2, 3 और 5 से पूरी भाग हो जाए। यानी 2, 3 और 5 के साझे गुणजों में सबसे छोटा साझा गुणज 2 के गुणज हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 आदि। 3 के गुणज हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आदि। 5 के गुणज हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 आदि। 2, 3 और 5 के साझे गुणज हैं 30, 60, 90 आदि। इनमें से सबसे छोटा साझा गुणज है 30। इसलिए रास्ते की कम से कम लंबाई 30 फुट ही होगी। यदि किसी भी टाइल को न काटा जाए तो रास्ते की लंबाई कम से कम 30 फुट तथा उसके बाद 60 फुट, 90 फुट आदि हो सकती है, क्योंकि राजमिस्त्री ने बताया कि रास्ते की लंबाई 25 फुट से 5-7 फुट ही ज्यादा है। इसलिए इस रास्ते की लंबाई 30 फुट होगी। ठीक है बच्चों, अब मेरी समझ में आ गया। मैं राज को 50 रुपए और दे देता हूँ। ये लो राज। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद बच्चों। दोस्तों, देखा आपने, गुणज और गुणनखंडों की सहायता से कई समस्याएं सुलझ गईं।
आप भी अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में इनकी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा 18 चूजों ने अलग अलग समूह बनाकर उड़ना सीखा। क्या अब आप बता सकते हैं कि 18 के गुणनखंड कौन से हैं? एक, 2, 3, 6, 9, और 18। एक, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढने में पज की मदद करें। दोस्तों, आप जवाब को अपनी कॉपी में पहले हल कर सकते हो, फिर अपना जवाब ऊंचे स्वर में बोलना ताकि पज सुन सके। 12 के गुणनखंड बता सकते हो? एक, 2, 3, 4, 6, और 12। एक, 2, 3, 4, 6 और 12।
ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो 12 और 18 दोनों के साझे गुणनखंड हैं? एक, दो, तीन, और 6। एक, दो, तीन और 6। 12 और 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? छः। छः। 14 के गुणनखंड कौन से हैं? एक, दो, सात, और 14। एक, दो, 7 और 14। 16 के गुणनखंड कौन से हैं? एक, दो, चार,
8, 16। 1, 2, 4, 8 और 16। 14 और 16 दोनों के साजे गुणनखंड कौन से हैं? एक, दो, एक और 2। 24 के गुणनखंड कौन से हैं? एक, दो, तीन, चार, छः, आठ, बारह, और 24। एक, दो, तीन, चार, 6, 8, 12 और 24। 36 के गुणनखंड कौन से हैं?